हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट की इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। सेशन 1 होगा ये, जिसमें हम लोग जो भी एचआर और पीआई रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एलआईसी एचएफएल, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को समझेंगे। आप लोगों से मेरी इसमें क्या रिक्वेस्ट है? नंबर 1, हर क्वेश्चन के लिए अपना आंसर खुद से लिखिए। अब क्वेश्चन मैंने दिया है, आंसर मैंने समझाने की कोशिश करी है कैसे है, उसको जैसे नोट्स बनाते हो प्रॉपर अपना आंसर लिखो। उस आंसर को डेली रीड करो और रीड करके मुझे 1 या 2 दिन तक खुद से रीड करो, देखकर उसके बाद बिना देखे रीड करो। बोलना जरूरी है इंटरव्यू के लिए। आंसर को बोल के प्रैक्टिस करके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे को आप ऑडियो मैसेज में भेज सकते हैं फीडबैक के लिए। अगर आपसे आपका आंसर नहीं लिखा जा रहा, तो जो आंसर मैंने क्वेश्चन में दिया है उस आंसर को एज इट इज लिख लो अपने लिए। अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन डाल के वो आंसर आप अपने लिए कर लो। तो चॉइस इज योर्स, या तो आप खुद से अपना पूरा आंसर लिखो, अदरवाइज मेरे ही आंसर को आप ले लो। मेरे आंसर जो है ये वो आंसर है जिनसे मैंने अपने खूब सारे इंटरव्यूज क्रैक करे हैं, इंक्लूडिंग LIC HFL। आप अपने भी आंसर्स ले सकते हो, दैट इज टोटली योर विश। मेरा काम यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से आपको आंसर करना है, वो है आप लोगों को बताना। पहला क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके सामने एक पैनल बैठा होगा 4 से 5 लोगों का। टेबल के दूसरी तरफ, टेबल के एक तरफ आप लोग बैठे होंगे, और यूजुअली पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। IBPS PO में नहीं पूछे गए, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे आप जहाँ जॉब करने जाएंगे वहीं के लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, तो दे विल बी वेरी इंक्लाइंड टू नो अबाउट योर सेल्फ। आंसर कैसे करना है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसीलिए लिखा है। माई नेम इज़ XYZ, आप लोग अपना नाम बता के शुरू करेंगे। एंड आई एम फ्रॉम XYZ सिटी, आपका नाम और उसके बाद आपका शहर, आप कहाँ से है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। आई कंप्लीटेड माई क्लास 10th इन सो एंड सो ईयर, क्लास 12th इन सो एंड सो ईयर फ्रॉम सो एंड सो स्कूल। यूजुअली मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों का जहाँ से बर्थ हुआ है वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई है, तो आप वही लेंगे। 10th और 12th आपका सेम स्कूल से हुआ होगा। अगर अलग अलग स्कूल से है तो आप अलग अलग करके शुरू करेंगे। आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन सो एंड सो इन 2023। ये एक मैंने अपनी टाइमलाइन के हिसाब से लिया है कि 10th 2018 में करी, 12th 2020 में करी, ग्रेजुएशन 2023 में करी। फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोल सकते हैं कि यू हैव बीन सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, which has strengthened my understanding of banking concepts, current affairs, problem solving skills। जब आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि इट हैज स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आई एम डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट एंड क्विक एट अडेप्टिंग टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ी अपनी तारीफ करेंगे कि उन्हें पता चले आपको क्यों हायर करना है। आई बिलीव द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग की जगह अगेन आप इंश्योरेंस कर देंगे। Banking sector offers the right environment for growth, stability, and meaningful customer interaction, and I'm eager to begin my career in this field। यहाँ पे आप उन्हें स्लाइटली हिंट कर देंगे कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड यू वांट दिस जॉब। माय हॉबीज आर, यहाँ पे आप अपनी हॉबीज बताएंगे, जैसे कि आप खुद भी बता सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग चेस, वॉचिंग क्रिकेट। बट जो भी हॉबीज बताएंगे उससे रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ जो भी होगी वो आप बताएंगे। न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मोर ओवर आप कुछ बेसिक हॉबीज बोल सकते हैं कि सर, आई लव टू स्टे फिट, आई डू योगा, आई डू वॉकिंग, आई डू रनिंग, आई लव कुकिंग। इस तरह की हॉबीज आप बता सकते हैं। तो अगेन, आंसर किस तरह से करना है? सर, मेरा नाम XYZ है, मैं XYZ सिटी से हूँ। मैंने क्लास 10 साल 2018 में और क्लास 12 साल 2020 में XYZ स्कूल से पूरा किया। इसके बाद 2023 में मैंने ABC फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पिछले 2 साल से मैं बैंकिंग ओब्लिक इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छा फाउंडेशन बना। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, कंसिस्टेंट हूँ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर मुझे स्टेबिलिटी, ग्रोथ और लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का सही अवसर देता है, इसलिए मैं यहाँ अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं गाने सुनना, वॉकिंग करना, कुकिंग करना। एक फ्लो में आपको आंसर देना है, चाहे आप इंग्लिश में आंसर दें या हिंदी में आंसर दें, वो आपकी मर्जी होगी। अगला सवाल देखते हैं।
Why do you want to join LIC HFL as an assistant? मैंने हर आंसर को हिंदी इंग्लिश में नहीं करा, कुछ आंसर खाली इंग्लिश में भी रहेंगे. I want to join LIC HFL as a junior assistant because it gives me an opportunity to work in the housing finance sector. सबसे पहली चीज तो यही है, आप अगर LIC HFL ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि ये आपको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में काम करने का मौका देगा. अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आउट ऑफ द ब्लू क्यों? आप लोग बैंकिंग की तैयारी करते हो, उसी पे इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, उसी पे HFL का एग्जाम होता है. खासतौर से तो HFL की कोई तैयारी नहीं कर रहा था. आप कैसे बताओगे कि हाउसिंग फाइनेंस ही क्यों? क्योंकि it is connected to one of the basic needs of the people having a own house. यहाँ पे काम करके लोगों की जो एक बेसिक नीड है, वन ऑफ द बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो आप उन्हें मकान दिलाने का काम कर रहे हो. इट इज अ सब्सिडरी ऑफ LIC ऑफ इंडिया. अब आप ये बताओगे कि ये LIC की सब्सिडरी है, दैट मीन्स आप यहाँ पे ब्रांड वैल्यू पर जा रहे हो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री. Being a part of such reputed organization gives a sense of stability and long-term career growth. I am particularly interested in LIC HFL because it plays an important role in implementing government schemes like PMAYU 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0. इसके बारे में हम गवर्नमेंट स्कीम्स वाले वीडियो में देखेंगे. Through which affordable housing is being provided to EWS, LIG and MIG categories. I want to contribute to this mission at the ground level. आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि LIC HFL स्पेसिफिकली देखो, एक तो आपने हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताया कि ये लोगों का घर है. दूसरा आपने ब्रांड वैल्यू बताई कि LIC की सब्सिडरी है. तीसरा अब LIC HFL पर आते हुए आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि डायरेक्टली प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा रहा है, EWS, LIG और MIG कैटेगरी के लोगों को. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG होता है लो इनकम ग्रुप, MIG होता है मिडिल इनकम ग्रुप. अब वो आपसे बदले में ये भी पूछ सकते हैं, why should we hire you for this role? You should select me because I bring conceptual clarity, sincerity and learning mindset. देखो, एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्लरिकल लेवल है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेशर ही जाएगा. अब फ्रेशर ये तो नहीं बोलेगा कि जी मैंने 10 साल यहाँ काम करा, 5 साल वहां काम करा. तो एज अ फ्रेशर आप क्या लेकर जा रहे हो उनके पास? आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर जा रहे हो. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको कहाँ काम करना है, क्या काम करना है. आप सिंसियर हो अपने काम के लिए, और आपका एक लर्निंग माइंडसेट है, मतलब आप सीखने के लिए रेडी हो. I understand that an assistant role required technical knowledge, ethical conduct and customer sensitivity. असिस्टेंट के रोल में आप ये समझते हो कि आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए. अब टेक्निकल नॉलेज से यहाँ पे मतलब है जो आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में पढ़ा है, करंट अफेयर्स में आपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना कि NPA क्या होता है, लोन क्या होता है, बैंक और बैंकिंग का डिफरेंस क्या होता है, इस तरह की चीजें जो पढ़ी हैं वो आपका टेक्निकल नॉलेज है. तो आपने इसमें मास्टर्स नहीं करी हुई, बट आप एटलीस्ट पढ़ कर गए हो, आप अवेयर हो उन चीजों के लिए. इथिकल कंडक्ट, आपका कंडक्ट सही है, आप कुछ गलत काम नहीं करना चाहते, करप्ट नहीं हो. और कस्टमर सेंसिटिविटी, कस्टमर के लिए आप सेंसिटिव हो. आई एम कंफर्टेबल वर्किंग अंडर प्रेशर, विलिंग टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स एंड कमिटेड टू फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज. आप ये बताओगे कि आप काम, अगर प्रेशर में भी काम करना है तो आप रेडी हो, सीनियर से सीखने के लिए रेडी हो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, विलिंग टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स एंड कमिटेड टू फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई सी दिस रोल नॉट जस्ट एज अ जॉब. ये सिर्फ जॉब नहीं है, बट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द बोरोवर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. बोरोवर्स कौन? जिन्होंने LIC HFL से लोन लिया है. उन लोगों के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, उन लोगों के लिए भी और टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन भी. तो इसलिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर स्ट्रेंथ में क्या बताएं, वीकनेस में हम लोग क्या बताया करें. देखते हैं इसके आंसर को. माई की स्ट्रेंथ आर डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर. ये कुछ वो स्ट्रेंथ है जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर के किसी भी इंटरव्यू में आपके काम आती हैं. इसके बाद मैंने कुछ रैंडम स्ट्रेंथ और वीकनेस भी दी हैं जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं. कोशिश आपको ये करनी है कि आपको खुद से आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पता हो. नहीं पता, आप यही एज इट इज कॉपी करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी. I also have good analytical thinking, which helps me understand situations and take practical decisions. I learn quickly and adapt well to new environments, which I believe is important in the financial sector. तो यहाँ पे आपने खूब सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ज़रूरी हैं. आप जब एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. जब पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, पब्लिक हर तरह की होगी, तो आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और प्रेशर में आपको काम रहना चाहिए. फिर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है. भाई आप प्री और मेंस निकाल कर आए हो,
रीजनिंग के पजल्स बनाए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, शुलॉक्स कर रहा है, तभी तो हुआ है जब एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है। उसकी हेल्प से क्या होता है, यू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। आप नए एनवायरनमेंट में क्विकली अडेप्ट कर लेते हो, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस बदलती रहती है टाइम के साथ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नए नए आते रहते हैं, कंपनी के हेड बदलते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट बदलता है पूरी कंपनी का। तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। अब इसके बाद वीकनेस की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि सर वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस हमें ऐसी बताओ जो स्ट्रेंथ लगे। टेक्निकली ऐसी कोई वीकनेस नहीं होती कि वो स्ट्रेंथ लगे। वीकनेस का मतलब ही वीकनेस होता है, वो कभी आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। आप इस तरह से आंसर करेंगे कि वो वीकनेस आपके काम को अफेक्ट ना करे। वन ऑफ माई वीकनेस इज दैट आई टेंड टू डबल चेक माई वर्क टू एंश्योर एक्यूरेसी, विच समटाइम्स टेक्स अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. However, I am actively improving this by using better time management techniques and prioritizing tasks more effectively. I make sure that accuracy and speed stay balanced. इस तरह से आप वीकनेस को आंसर करोगे। इसके अलावा मैं कुछ अच्छी वीकनेस आपको बताता हूं। ठीक है, वो वीकनेस ऐसी हैं जिससे बिल्कुल भी आपके इंटरव्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यूअर का मोड थोड़ा लाइट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चश्मा पहनते हो, आपके स्पेक्ट्स लगे हैं, आप बोलोगे सर समटाइम्स आई फील माई स्पेक्ट्स आर माई वीकनेस। वो भी हंसते हुए पूछेंगे क्यों, या थोड़ा शॉक होकर पूछेंगे क्यों। क्योंकि आप जब 3D मूवीज देखने जाते हो तो आपको दिक्कत होती है, आपको गॉगल्स पहनने में दिक्कत होती है। आप कहीं घूमने जाते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, आउटिंग पर जा रहे हो, आपको अपने शेड्स के साथ साथ अपने स्पेक्ट्स भी कैरी करने पड़ते हैं। तो ये आपको दिक्कत लगती है कभी कभी अपने साथ में। या आपका वेट ज्यादा है, डोंट टेक इट पर्सनली, किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, से आपका वेट ज्यादा है, तो सर माई वेट इज माई वीकनेस, आई एम ओवर वेट, या फिर आई एम नॉट फिट, है ना। तो उसमें क्या है कि सर मैं इसको ठीक करने के लिए मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है, मैंने डाइट कंट्रोल शुरू करा है, मैंने योगा शुरू करा है। इस तरह की वीकनेस आप बोल सकते हो अगर ऐसे कुछ इश्यूज आपके साथ हैं तो अच्छा, अब कुछ रैंडमली हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं जो इंटरव्यू में काम आ सकती हैं। 5 बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप क्विक लर्नर होने चाहिए, यू शुड स्टे काम अंडर प्रेशर, रेस्पॉन्सिबल और रिलायबल होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन हो तो कंपनीज को आप अच्छे लगोगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, क्विक लर्नर हो, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, यू स्टे काम अंडर प्रेशर, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, रेस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो, ऐसे ही लोग कंपनीज को चाहिए। कुछ वीकनेस देखते हैं, जैसे आप अपने काम में डबल चेक करते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप डबल चेक कर रहे हो एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए, तो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट आप इस चीज पे काम कर रहे हो। डिफिकल्टी सेइंग नो, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प इवन व्हेन आई एम बिजी। ये बहुत से लोगों की वीकनेस होती भी है। बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं किसी को मना नहीं कर पाता या किसी को मना नहीं कर पाती, और ये ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में चाहिए। उन्हें चाहिए कि सीनियर्स ने जो काम बोला आप उस काम को करके दो, मना ना करो। ओवरथिंक बिफोर डिसीजंस, ये भी एक अच्छी वीकनेस है। आई समटाइम्स ओवरथिंक सिचुएशंस व्हाइल ट्राइंग टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जरूरी होता है, आप रैंडमली हबड़ तबड़ करके डिसीजन नहीं लेते हो। नॉट डेलीगेटिंग वर्क इजली, sometimes I prefer doing task myself instead of delegating, but I am improving this habit. अब ये क्या है, आपको जो भी काम दिया गया है आप किसी और पे ना थोप के आप खुद ही उस काम को करने की कोशिश करते हो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीकनेस है एक। हेजिटेटिंग टू आस्क फॉर हेल्प, ऐसे लोग भी कंपनीज को पसंद आते हैं। आई हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प बिकॉज आई ट्राई टू सॉल्व थिंग्स ऑन माई ओन फर्स्ट, बट आई एम इंप्रूविंग दिस। इंप्रूव क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको लगता है कोई आपकी वीकनेस है तो वो आप इंप्रूव भी तो करोगे। वीकनेस पता होने का ये मतलब थोड़ी ना कि सर ये मेरी कमजोरी है, अब है तो है, डील करो, नहीं। कमजोरी आपकी है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसे सुधारोगे भी। अगला सवाल देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? अब देखो, आप जब क्लरिकल लेवल पर जा रहे हो तो 5 साल में आप प्रमोट तो हो जाओगे। आप जब प्रमोट हो जाओगे तो क्या होगा, आपका कैडर बढ़ेगा। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कैडर होता है, यहाँ पे हम असिस्टेंट मैनेजर लेकर चलते हैं कि आप क्लरिकल से प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। असिस्टेंट मैनेजर बनोगे या फिर मैनेजर तक पहुंचोगे, वो आपकी ज्वाइनिंग डेट और बैंक की साथ एचएफएल की सारे इंटरनल पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा। So you want to join as a junior assistant so that you can learn, मतलब so that I can learn the complete functioning of housing finance operations.
कंप्लीट फंक्शनिंग में क्या है, कस्टमर हैंडलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू लोन प्रोसेसिंग एंड कंप्लायंस, 4 चीजें हो गई, फ्रॉम कस्टमर हैंडलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू लोन प्रोसेसिंग एंड कंप्लायंस। आई एम अ क्विक लर्नर, आई वांट टू गेन स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज इन द फर्स्ट 2 to 3 years। तो शुरू में ही 2 से 3 साल में आप स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज ले रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। In the next 5 years, I see myself working in a senior role, possibly and as an assistant manager or manager, handling a team or managing a large portfolio of customers। आप जब असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर बन जाओगे तो या तो आपके पास टीम होगी या फिर कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, अब वो पूछ सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर बनोगे या मैनेजर बनोगे, तो मोर और लेस आप असिस्टेंट मैनेजर ही रहोगे। कोशिश ये करना कि असिस्टेंट मैनेजर पर ही ज्यादा फोकस करो। इसके अलावा ये तो ठीक है, आपका प्रमोशन हो गया। और आप क्या देखते हो अपने आप को? I want to contribute more meaningfully to the organization by taking up greater responsibilities। I also see myself becoming an expert in the housing finance schemes like PMAY 2.0, regulatory and supervisory guidelines of RBI and NHB। My long-term goal is to grow along with LIC HFL and add value to the company through my hard work, sincerity and continuous learning। अब आपने इसमें यहाँ पे अभी तक आपने 2 से 3 बार PMAY यू 2.0 का नाम ले दिया। मतलब आप अपनी तरफ से बार बार उन्हें आप पोक कर रहे हो कि आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड सवाल पूछे। आप ये देख रहे हो ना, आपने अपने आंसर में आप उन्हें ही डायरेक्ट कर रहे हो कि मुझसे आप ये पूछो, और ये हम लोग ढंग से पढ़ कर जाएंगे। स्कीम्स वाले वीडियो के अंदर ये मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है, स्कीम भी, इसके चारों कंपोनेंट्स भी। तो जब वो उस क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे, आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म के थ्रू अपना सिलेक्शन कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे हो। बार बार आप यही बोल रहे हो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी क्यूरियस होके आपसे पूछेंगे कि अच्छा what is PMAY 2.0 या what is प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। so they will ask you questions like this। tell me about a time you handled pressure or a difficult situation। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है अलग अलग इंटरव्यूज में। तो यहाँ पे आपको एक रैंडमली एग्जांपल बता दोगे, नहीं भी होगे, एक एग्जांपल मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप नेट पे भी सर्च करोगे, खुद से भी अगर सोचोगे ना, कई बार हम लोगों ने अपनी लाइफ में प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करी हैं। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने प्रेशर सिचुएशन हैंडल्स करी हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर बन के अपना ब्लड डोनेट करा था। लोगों के घर में दिक्कतें थी, फिर भी लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आए थे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो वर्क या कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी का। I was assigned a task at the last moment because a team member was unavailable. The deadline was short and everyone was stressed. I quickly assessed the requirements, made a plan, and focused on the most important parts first. I coordinated with the team, divided the remaining tasks, and we completed the work on time. This situation taught me how to stay composed, prioritize effectively, and support the team during pressure situations। ये एक आंसर मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। कोशिश ये करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप अपने पास लिखो। लिखने के बाद आप लोग अपने आंसर्स खुद से बनाकर लिखो। हर क्वेश्चन के आगे अपना आंसर लिखो। अपना आंसर नहीं लिखा जा पा रहा है तो आप मेरे आंसर्स को कॉपी करो। कोई भी अगर डाउट होता है आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट करिए। टेलीग्राम लिंक मैंने डाला हुआ है वीडियो के लास्ट में, आप लोग मुझसे कनेक्ट करिएगा। एक बार मेरे पिछले कॉलेज में या वर्क में टास्क में अचानक एक अर्जेंट काम आ गया क्योंकि एक टीम मेंबर अवेलेबल नहीं था। डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी और टीम पर काफी प्रेशर था। मैंने सबसे पहले कामली सिचुएशन को समझा, फिर एक छोटा सा प्लान बनाया और इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने पर फोकस किया। मैंने बाकी टीम के साथ मिलकर टास्क डिवाइड किए और सबके कोऑर्डिनेशन से हम समय पर काम पूरा कर पाए। अभी कोई भी काम हो सकता है, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई टेक्निकल इवेंट हो रहा है, कोई और फेस्ट हो रहा है, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है। लास्ट में क्या हुआ भाई, एक कोई पर्सन था बीमार पड़ गया, वो नहीं आ पा रहा। ठीक है, अब 3 दिन का टाइम बचा है, बहुत सारा काम बचा है। तो आपने सिचुएशंस को एसेस करा, आप काम थे, आपने प्लान बनाया और आपने ये देखा कि इसमें से अब क्या क्या पेंडिंग है, उसमें से पहले हमें क्या क्या काम करना है। उस तरह से हमने कोऑर्डिनेट करके एक टीम के साथ, एक टीम के थ्रू, एक टीम की तरह हमने अपना टास्क प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट किया। इस तरह से हमें आंसर करना है। हाउ मेनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। ये पूछ सकते हैं कि आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में इतनी बात कर रहे हो, इंडिया में कितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है? ले देकर 100 से ज्यादा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। There are more than 100 housing finance companies registered with the NHB National Housing Bank in India. However, not all are equally active or large. Housing finance sector is dominated by a few major players जिनके पास majority market share है। अब जो सबसे बड़ी housing finance की 3-4 कंपनीज हैं, सबसे बड़ी और पहली तो देखो LIC HFL है ही है। This is the first and the biggest
HFC कंपनी ऑफ इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद आती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, फिर आता है PNB हाउसिंग फाइनेंस, और उसके बाद आता है आवास फाइनेंसर्स। ये चार हमारी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। तो जो टॉप की 7 या 8 कंपनीज है ना, उन्होंने ऑलमोस्ट 80% शेयर हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का लिया हुआ है अपने पास। तो कहने को तो 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, बट बाकी जो 90, 95 या 100 कंपनीज हैं, शुरू की 8-10 कंपनीज को हटा दिया जाए तो उनके पास हार्डली 20% पोर्टफोलियो है, छोटी छोटी एनबीएफसीज की तरह काम करती हैं वो। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके शहर से हैं और आपके फादर के ऑक्यूपेशन से। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर अगर किसान हैं, अगर किसान है तो आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपसे बेसिक एग्रीकल्चर का कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके फादर का कोई बिजनेस है तो ये पूछा जा सकता है कि फादर ने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या। जैसे किसी का शॉप है, शोरूम है, लोग अपने शॉप्स का इंश्योरेंस लेते हैं, जो शॉप पे स्टॉक होता है उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक आपके फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ फादर के लिए नहीं, ये मदर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी है और कुछ केसेस में सिबलिंग के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी है। अब ये जो आंसर है ये हर इंडिविजुअल के स्पेसिफिक है, यहां पे मैं नहीं दे सकता। आपकी सिटी से रिलेटेड कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज होगी बड़ी, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टेट कैपिटल में है या आपकी सिटी का कुछ भी फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एनसीआर में एक सिटी है नोएडा। नोएडा से रिलेटेड अगर कुछ भी मान लेते हैं कि नोएडा क्यों फेमस है, तो नोएडा को SEZ में डेवलप किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था नोएडा जब उसे डेवलप किया गया। कोई मान लेते हैं एनसीआर का एक एरिया है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद जो है यूपी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कोई अगर सोनीपत से है ना, कोई अगर गुड़गांव से है, इस तरह से हर सिटी का अलग अलग रीजन है। कोई मान लीजिए लखनऊ से है, लखनऊ यूपी की कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के पुराने किसी राजा का नाम बता दीजिए। कोई भोपाल से है, इंदौर से है, से फॉर एग्जाम्पल कोई इंदौर से है, इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनता आ रहा है इतने सालों से। कोई भोपाल से है, भोपाल इंडिया की क्लीनेस्ट कैपिटल बनता आ रहा है। कोई गोरखपुर से है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है गोरखपुर से, वहां का गोरखनाथ जी का मंदिर है, बहुत फेमस है। कोई शिमला से है, शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे जाखू जी का मंदिर है। कोई अजमेर से है, वहां पे अजमेर शरीफ जी की दरगाह जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपकी सिटी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीजें या सिटी की फेमस चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो भी आपके फादर हैं, मदर हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ऊपर ऊपर का आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारे 10 PI के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक होंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है, IBPS इंटरव्यूज करके। आप इस पे मेरे को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे 40 क्वेश्चंस का पार्ट कंप्लीट होता है। 4 वीडियो में मैंने आपको कराने की कोशिश की है। कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट्स हैं, कुछ डिस्कशन आपको करने हैं, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ये मेरा ग्रुप है, IBPS इंटरव्यूज नाम से आप सर्च करेंगे, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिसेंटली IBPS के इंटरव्यूज डिस्कस करे थे, ऑडियो मैसेजेस और वॉइस चैट के थ्रू। NISCL की जब डेट्स आ जाएंगी इंटरव्यू की, तब 3 से 4 दिन हम लोग NISCL के लिए भी मॉक सेशंस करेंगे, सो दैट आपका इंटरव्यू का हेजिटेशन खत्म हो पाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे को कमेंट करिए या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे पिंग करिए। थैंक यू वेरी मच।